Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Numan Askar, your biology expert. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ द नेफ्रॉन्स और द किडनीज। इसमें सबसे पहला फंक्शन है प्रेशर फिल्ट्रेशन। ब्लड दैट इज कमिंग फ्रॉम द एफरेंट आर्ट्रियोल, ब्लड जो है वो एफरेंट आर्ट्रियोल से एंटर हो जाता है किसमें, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में। ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उससे फिर जो ब्लड है वो विद प्रेशर फिल्टर होगा एंड इट फॉर्म्स द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब हम डिस्कस करेंगे इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की कंपोजिशन। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी कहते हैं। तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, अब इसमें जो इसकी कंपोजिशन है वो देखिएगा। इसमें प्रेजेंट होता है वाटर, इसमें प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, इसमें प्रेजेंट होते हैं अमाइनो एसिड्स, इसमें प्रेजेंट होते हैं वाइटामिन्स। ये जो वाइटामिन है ये वाटर सॉल्युबल हैं। इसमें प्रेजेंट होते हैं पोटेशियम आइंस एंड सोडियम आइंस। इसमें प्रेजेंट होते हैं यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो दिस इज द कंपोजिशन इन द केस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो अगर हम इसको एक दूसरी लैंग्वेज में लिखें तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस सेल्स एंड प्रोटीन्स। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की एक और जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है दैट इज आइसोटोनिक टू दैट ऑफ प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा जैसा ही इसका एनवायरनमेंट होता है तो ये आइसोटोनिक एनवायरनमेंट होता है टू दैट ऑफ प्लाज्मा। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में हम डिफरेंट सब्सटेंसेस की यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। अब ये हाई थ्रेशोल्ड जो सब्सटेंसेस हैं ये कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, दैट आर एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली। इसमें एग्जाम्पल आती है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये इसकी एग्जाम्पल में आते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, योर बुक सेज कि ऑल ऑफ द ग्लूकोज गेट रीअब्सॉर्ब्ड। देन व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ डायबिटीज़। अब ग्लूकोज सारी की सारी रीअब्सॉर्ब हो जाती है, बट इसकी एक लिमिट है। लिमिट क्या है कि ग्लूकोज जो है वो सिर्फ 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इतनी ही जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब हो सकती है। अगर इससे एक्सेस ग्लूकोज होगी तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, और इसलिए जो डायबिटीज़ है उसका जो पहली इंडिकेशन होती है वो होती है यूरिन में शुगर का अपीयर होना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं सब्सटेंसेस जो कि हैं लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस जो हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड इन लेस क्वांटिटी और यू कैन से वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इसकी जो एग्जाम्पल है दैट इज़ यूरिया। तो ये मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे ये रीअब्जॉर्ब होता है। वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी में जो ये यूरिया है ये रीअब्जॉर्ब भी होता है फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, वी विल डिस्कस लेटर। थर्ड इज़ द नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस दैट आर नॉट एब्जॉर्ब्ड एट ऑल, जो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब जो है वो नहीं होते।
इसमें आती है एग्जाम्पल क्रिएटिन, दैट इज़ नॉट एब्जॉर्ब एट ऑल। ये जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है ये एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है। सो लेट्स सी हाउ इट इज़ पैसिव एंड हाउ इट इज़ एक्टिव। So now we will see how which molecules are absorbed in the case of these four parts and how these molecules are absorbed. तो अगर हम proximal coronary tubule की बात करेंगे तो उसमें जो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है डेट इज़ वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब उसमें देखिएगा ग्लूकोज और जो अमाइनो एसिड हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीअब्जॉर्ब होंगे, जो हैं सोडियम एंड पोटेशियम आइंस वो भी एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से इसमें रीअब्जॉर्ब होंगे, एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होंगे। क्लोराइड आइंस जो हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू रीअब्जॉर्ब होंगे। इस तरीके से जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के थ्रू रीअब्जॉर्ब होगा। और जो अगर हम बात करें यूरिया की तो डेट इज़ थ्रू डिफ्यूजन अगेन। So high concentration say minimum amount of urea is then get reabsorbed in the case of proximal coronary tubule. Then comes the loop of Henle. अब इसमें जो है descending limb वो reabsorb करता है, वो सिर्फ reabsorb करता है वाटर, और जो ascending limb है that only reabsorb sodium आइंस एंड पोटेशियम आइंस, क्योंकि वो जो परमिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था इससे ऑलरेडी। और जो आता है फिर डिस्टल कोरोनरी ट्यूब्यूल, इसमें सोडियम आइंस रीअब्जॉर्ब होते हैं, पोटेशियम आइंस रीअब्जॉर्ब होते हैं, क्लोराइड आइंस रीअब्जॉर्ब होते हैं एंड बाइकार्बोनेट आइंस जो हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं। जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है मेनली फ्रॉम द यूरिन। सो दीज एलिमेंट्स और उनकी एब्जॉर्प्शन और उनका जो मेथड है एब्जॉर्प्शन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए और याद रखने के लिए। फंक्शन इज़ द ट्यूबुलर सिक्रीशन। पहले तो ये समझें कि ट्यूबुलर सिक्रीशन होता क्या है, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स या जो आइंस हैं वो ब्लड से ट्यूब्यूल में एंटर होंगे। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और दी डिस्टल कोरोनरी ट्यूब्यूल। ये दोनों जो ट्यूब्यूल्स हैं इनसे जो ये जो आइंस हैं हाइड्रोजन आइंस, अमोनियम आइंस, क्रिएटिन, ड्रग्स, सिमिलर इज द केस डीसीटी में हाइड्रोजन आइंस, बाइकार्बोनेट आइंस, पोटेशियम आइंस एंड ये अमोनियम आइंस जो हैं ये ब्लड में जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में मौजूद होता है ब्लड, उसमें ये जो आइंस जब एक्सेस में होते हैं तो वहाँ से ये आइंस जो हैं वो एंटर हो जाएंगे ट्यूब्यूल के पोर्शन में, ताकि वहाँ से ये रिमूव आउट हो सकें फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द ब्लड वाया यूरिन। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल टू अंडरस्टैंड इज द काउंटर करंट मल्टीप्लायर। This mechanism is important in the case of mammals to produce hypertonic urine. अब इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं स्ट्रक्चर्स, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वासा रेक्टा। These are the additional capillaries in the case of juxtamedullary nephrons जो हमने डिस्कस भी किया इससे पहले। वासा रेक्टा जो है ये मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ लूप ऑफ फैनले, दैट इज़ द डीप इन द केस ऑफ juxtamedullary नेफ्रॉन्स। तो ये लूप ऑफ फैनले के ऊपर जो एक्स्ट्रा ये यहाँ से जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी सब डिवाइड होती हैं एंड दे फॉर्म these the loop of the vessels जिसको हम वेजा रेक्टा कहते हैं, ये थ्रू आउट दी जो लूप ऑफ फैनले उसमें ये प्रेजेंट होता है। अब इसके इस साइड पे इस एरिया में यहाँ पे जो मैंने ब्लू से शो किया है डैट इज़ शोइंग, ये भी ब्लू से शो किया, ये भी ब्लू से शो किया, दिस इज़ शोइंग द
interstitial fluid that is present around the tissues around the cell. interstitial fluid. अब इसको अंडरस्टैंड करना है और यही जो वासा रेक्टा है वो मैं यहाँ पे बनाऊँगा ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। और ये भी हम बात जानते हैं कि दिस पोर्शन इज़ मेडुला एंड दिस वन इज़ द कॉर्टेक्स। ठीक है, अब क्या होता है, हेयर यू कैन सी कि इस रीजन से जो ब्लड है वो मेडुला की तरफ फ्लो करेगा और इस रीजन से जो ब्लड है वो कॉर्टेक्स की तरफ फ्लो करेगा। तो मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो ब्लड इज़ कमिंग डाउनवर्ड्स टूवर्ड मेडुला एंड फ्रॉम हेयर ब्लड इज़ गोइंग अपवर्ड टूवर्ड्स द कॉर्टेक्स रीजन। तो ये दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। काउंटर करंट मल्टीप्लायर का मेन मकसद, जो मेन इसका मतलब है वो ये है कि इसमें ऑपोजिट फ़्लो होता है। तो ऑपोजिट फ़्लो वाजा रेक्टा में आपको ऑब्ज़र्व हो गया, आपने स्टडी कर लिया कि ऑपोजिट फ़्लो प्रेजेंट है। अब देखते हैं कि इसके जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, वहाँ पे इस साइड से सोडियम आइंस और जो क्लोराइड आइंस हैं वो इसके अंदर मूव कर जाते हैं। ये मैं यहाँ पे भी शो कर देता हूँ। सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस आर गेट इनसाइड। अब सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से इसके अंदर मूव कर जाएंगे तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इन आइंस की कमी हो जाएगी, सोल्यूट्स की कमी हो जाएगी। तो डेट्स वाई जैसे ही ये इस रीजन में आएगा, ये यहाँ से मूव करते हुए इस रीजन में आएगा तो यहाँ से अगेन ये सोडियम आइंस और ये क्लोराइड आइंस जो हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, एंटर हो जाएंगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब यहाँ पे एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए इम्पॉर्टेंट इज़ दिस के जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो हाइपरटोनिक रहना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि जो मेडुला है दैट शुड बी हाइपरटोनिक। तो फिर हाइपरटोनिक यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जो सल्यूट्स हैं वो मेडुला पोर्शन को हाइपरटोनिक बनाते हैं, कितने सल्यूट हैं। तो वाजा रेक्टा जो है वो इसके काउंटर करंट मल्टीप्लायर में इस तरीके से रोल प्ले करता है कि सोडियम और क्लोराइड आइंस जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से इसके इस रीजन में एंटर होते हैं तो जब ये कॉर्टेक्स की तरफ मूव कर रही होती है वाजा रेक्टा, तो उस रीजन से सोडियम और क्लोराइड आइंस हैं वो वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंटर हो जाते हैं। और जो अब दूसरा इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज़ द लूप ऑफ हेनले। इन द केस ऑफ लूप ऑफ हेनले वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि ये है डिसेंडिंग, इसमें जो फिल्टर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव कर रहा है, इसमें जो फिल्टर है वो असेंडिंग ऑर्डर में मूव कर रहा है। तो ये ऑपोजिट फ्लो हो गया, दैट्स व्हाई इट इज़ काउंटर। अब जो इसका डिसेंडिंग लिम्ब है वहाँ से सिर्फ वाटर जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंटर हो सकता है, और जो इसका असेंडिंग है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सोडियम और क्लोराइड आयंस जो हैं वो इसमें से रिलीज़ हो सकते हैं। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जब सोडियम और क्लोराइड आयंस एंटर हो जाते हैं देन इट अगेन बिकम हाइपरटोनिक। अब बुक में आपके वर्ड यूज़ किया गया कि यहाँ से जो सोडियम आयंस हैं उसकी जो मूवमेंट है वो एक्टिव होगी। एक्टिव इसलिए होगी क्योंकि इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है इसमें सोडियम की क्वांटिटी ऑलरेडी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन वो इधर से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसके बाद जब जो ये फिल्ट्रेट है जब वो एंटर हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। अब ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट, ये अगेन यहाँ पे सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। अब कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, नेक्स्ट फंक्शन ADH हार्मोन का। ADH हार्मोन क्या करेगा, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर रिलीज़ करवाएगा इनटू द इंटरस्टिशियम, ताकि जो ये यूरिन है इसके अंदर से वाटर जो है वो रिलीज़ होता है, इट बिकम्स हाइपरटोनिक। और इसी जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी इसमें एंटर हो जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इस तरह मेडुलरी पोर्शन जो है वो हाइपरटोनिक रहता है। फॉर
सो ये एक इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ लाइन कि मेडुलरी पोर्शन जो है डेट बिकम हाइपरटोनिक बाय sodium ions, chloride ions and urea. So these are three components जो इसको hypertonic बनाते हैं. So this is how the counter current multiplier takes place in the case of Vassar-Acta, in the case of loop of Henle. So now we will discuss about the kidney problems and then we will discuss about the cure and the treatment. सबसे पहले हम किडनी स्टोन्स को डिस्कस करेंगे. किडनी स्टोन्स में आ जाते हैं कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन दैट इज ड्यू टू हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर फॉस्फेटीमिया. ये 15% स्टोन्स जो होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं. कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन जो हाइपर ऑक्जलूरिया यानी कि जो ब्लड में कैल्शियम ऑक्जिलेट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो 70% जो किडनी स्टोन होते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से होते हैं. यूरिक एसिड स्टोन जो है वो हाइपर यूरिसीमिया, ब्लड में यूरिक एसिड का बढ़ जाना, और इसकी वजह से जो स्टोन बनते हैं 10% जो है वो स्टोन्स यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं. अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे जब किडनी स्टोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. समटाइम्स ये एसिम्टोमेटिक रहता है जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं रहते. पेन होती है, ब्लड इन द यूरिन, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, और समटाइम्स इन्फेक्शन भी हो सकती है. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी फॉर द स्मॉलर स्टोन्स, और अगर स्टोन्स का साइज लार्ज होगा तो फिर किडनी सर्जरी करनी पड़ती है. अब ये जो ESWL लिथोट्रिप्सी है इसमें बम्बार्ड की जाते हैं अल्ट्रासाउंड और एक्सरेज, जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है. ये स्टोन्स प्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पे. तो अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या करती हैं, इन स्टोन्स को ब्रेक डाउन करके सैंड बना देती हैं और इससे फिर ये यूरिन के थ्रू रिलीज आउट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज रीनल फेलियर. रीनल फेलियर, फेलियर ऑफ ऑल द किडनी फंक्शंस एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस. किडनी के तमाम जो फंक्शंस हैं वो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो फेल हो जाएंगे. अब नेफ्रॉन्स इसमें डिस्ट्रॉय होते हैं, पर्टिकुलरली द ग्लोमेरुलर पार्ट. अब ग्लोमेरुलर पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इसका मतलब है सबसे पहला जो इसका फंक्शन है फिल्ट्रेशन, वो परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से सिम्टम्स क्या आएंगे, यूरिया एक्यूमुलेट हो जाएगा और अनीमिया हो सकता है. अनीमिया क्यों होगा? क्योंकि डेफिशिएंसी हो जाएगी ऑफ एरिथ्रोपोइटिन नेसेसरी फॉर आरबीसी सिंथेसिस. एज वी नो कि जो एरिथ्रोपोइटिन है ये किडनी से रिलीज होती है, तो अगर किडनी फेल हो जाएगी तो ये एरिथ्रोपोइटिन ही रिलीज नहीं होगी जिससे आरबीसी भी बनना बंद हो जाएंगे और अनीमिया हो जाएगा. फिर बोन वीकनेस हो सकती है क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी. विटामिन डी इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द किडनी. अब इसका ट्रीटमेंट है डायलिसिस. सबसे पहले है पेरिटोनियल डायलिसिस, डायग्राम आपके सामने आ रही है. ये पेरिटोनियल कैविटी है. इस पेरिटोनियल कैविटी में ये कैथेटर के थ्रू एंटर कर दिया जाता है ये डायलिसिस फ्लूइड, जिसको हम डायलाइजर भी कहते हैं. ये सोल्यूशन बैग से डायलाइजर जो है वो इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है वाया दिस कैथेटर. इस पेरिटोनियल कैविटी के इर्द गिर्द ये ब्लड वेसल्स आपको नज़र आ रही होंगी. इन ब्लड वेसल से जो वेस्ट मटेरियल है यूरिया, यूरिक एसिड, वो डिज़ोल्व हो जाता है इस डायलिसिस फ्लूइड में. उसके बाद इस नॉब को ओपन किया जाता है आफ्टर सम टाइम, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा इसी फ्लूइड को इस ड्रेनेज बैग में एंटर कर लिया जाता है, जिसके अंदर अब तमाम जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो मौजूद हैं. द सेकेंड वन इज़ द हेमोडायलिसिस, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी मशीन भी कहते हैं. ये हॉस्पिटल्स में परफॉर्म होता है. जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो घर में भी परफॉर्म हो सकता है. एक दफ़ा इम्प्लांट करवा लेते हैं उसके बाद वो घर में परफॉर्म हो सकता है, जबकि हेमोडायलिसिस इज परफॉर्म्ड इन द हॉस्पिटल्स. इसमें करते क्या हैं, इसमें एक आर्ट्रियोवीनस फिस्टूला बनाया जाता है. आर्टरीज और वेन्स का एक कलेक्टिव मटेरियल बना दिया जाता है, इसको आर्ट्रियोवीनस फिस्टूला कहा जाता है. ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है फिस्टूला है. आर्टरी से ब्लड लिया जाता है जिसके अंदर
तमाम वेस्ट मटेरियल मौजूद होगा, उसको पास किया जाता है इस किडनी मशीन से। अब यहाँ पे आपने ऑब्ज़र्व करना है कि इस रीजन में ये जो ब्लड है, इसके अंदर ये जो पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, यानी कि वेस्ट मटेरियल है। जो अब यहाँ पे ये डायलाइजेट है, दिस वन द डायलिसिस फ्लूइड, इसकी और जो नॉर्मल जो हमारा बॉडी का ब्लड होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है, जिसे आप प्लाज्मा कह लें, उसकी जो कंपोजिशन होती है वो सेम होती है। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा या एडिशनल चीज़ होगी इस ब्लड में, जो आर्टरी से लिया जा रहा है ब्लड, इस ब्लड में जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी वो इसके अंदर डिफ्यूज आउट हो जाएगी। अब जैसे यूरिया, यूरिक एसिड प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होंगे नॉर्मली, यानी कि इस डायलिसिस में यूरिया, यूरिक एसिड प्रेजेंट नहीं होते, तो इसलिए वो इधर से डिफ्यूज आउट हो जाएंगे इस मेम्ब्रेन से क्रॉस करके। और जो ये क्लीन ब्लड है ये वापस वेन्स में एंटर कर दिया जाता है। तो आर्टरी से ब्लड लिया जाता है और क्लीन ब्लड वेन में एंटर कर दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको याद रखा जाए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।